हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम कि मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता क्या है और मार्केट इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम प्राइस एक्चुअली कैसे डिटरमिन होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए, अगर हम इस पूरे हेडिंग के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड निकल कर आते हैं, फर्स्ट इज मार्केट एंड सेकंड इज इक्विलिब्रियम। वन बाय वन हम इनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए, मार्केट का जो कंसेप्ट है ये मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बता चुका हूं कि कितने फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्चुअली होते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, आप यहां से क्लिक करके भी वो चैप्टर फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये पता लग जाए कि कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक्चुअली होते हैं। और इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट मैं आपको बता चुका हूं, दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज व्हाट इम्परफेक्ट कंपटीशन। और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में थ्री क्लासिफिकेशंस होते हैं, फर्स्ट इज व्हाट मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक होता है, सेकंड इज व्हाट ओलिगोपोली और थर्ड इज व्हाट मोनोपोली मार्केट। ठीक है, ये हमारा मार्केट है। तो जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो नेचुरली हम इन मार्केट फॉर्म में से किसी एक मार्केट फॉर्म में या वन बाय वन सारे मार्केट फॉर्म्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे +2 के सिलेबस के अंदर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कशन करने का है। फाइन, एनीवे चलिए, तो मार्केट का कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया मार्केट इक्विलिब्रियम में। नाउ कम टू द सेकंड टर्म, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने ये दो चैप्टर्स पढ़े हैं, फर्स्ट इज व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड सेकंड चैप्टर इज व्हाट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड नाउ वी आर स्टडीइंग व्हाट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब देखिए, यहां पर एक में कंज्यूमर है, एक में प्रोड्यूसर है, एक में मार्केट है और तीनों में एक वर्ड कॉमन है, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और मार्केट जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को, बायर्स एंड सेलर्स को मिलाकर के बनता है। अब ये इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट क्या, तो देखिए इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी इन चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इक्विलिब्रियम मींस व्हाट स्टेट ऑफ रेस्ट, या हम उसको बोले पॉइंट ऑफ नो चेंज। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट जिस पर आकर कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो स्टेट ऑफ रेस्ट है। ना एक कदम आगे जाएगा ना एक कदम पीछे हटेगा। एक कदम आगे जाने में भी उसको नुकसान है, एक कदम पीछे हटने में भी उसको नुकसान है। अब अगर वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है तो कंज्यूमर का स्टेट ऑफ रेस्ट है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ नो चेंज कहलाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर का स्टेट ऑफ रेस्ट है, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ नो चेंज कहलाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मार्केट, जो इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में मार्केट का स्टेट ऑफ रेस्ट, पूरे मार्केट का स्टेट ऑफ रेस्ट है, पूरे मार्केट का पॉइंट ऑफ नो चेंज कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का स्टेट ऑफ रेस्ट और प्रोड्यूसर्स का स्टेट ऑफ रेस्ट या मार्केट का स्टेट ऑफ रेस्ट तब आएगा जब उनको सेटिस्फैक्शन सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने बताया, जब उनको अपना सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल जाता है। कंज्यूमर को जैसे ही उसको ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, वो बोलेगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, अब मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, भले मैं एक कदम आगे बढ़ूं, एक कदम पीछे हटूं, तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर बोलेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर आएगा जहां पर मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा। मैं इसके एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, एक कदम पीछे हटूंगा तो भी उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और हमें पता है कि प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन छुपा है उसके अर्न किए हुए प्रॉफिट के अंदर। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम तब आता है जब प्रॉफिट अपना मैक्सिमम होगा। अब इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा। एक पूरे मार्केट को अगर हम कंसीडर करें तो उस कंडीशन में पॉइंट ऑफ नो चेंज, पूरे मार्केट का पॉइंट ऑफ नो चेंज और पूरे मार्केट का स्टेट ऑफ रेस्ट एक्चुअली कब आएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें मार्केट के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में कोई सा भी मार्केट हो, फाइन,
चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो और वेदर इट इज मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली और ओलिगोपोली, हमारे मार्केट के दो फोर्सेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस। ठीक है, और ये मार्केट फोर्सेस जिनको हम इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट ही बोलते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, डिमांड, एंड सेकंड इज व्हाट, सप्लाई। दुनिया का हर मार्केट यही दो मैकेनिज्म से, यही दो मार्केट फोर्सेस से चलता है। फर्स्ट इज द डिमांड एंड सेकंड इज द सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ही किसी भी मार्केट को रन करते हैं, भले वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, या मोनोपोलिस्टिक या डुओपोली। यही दो एलिमेंट क्या करेंगे, पूरे मार्केट को रन करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अदरवाइज हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कंसेप्ट था? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई को लेकर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमने उस स्पेसिफिक चैप्टर में डिटरमिन कर दिया। अब हमको यहां पर मार्केट का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है। तो इट मींस, और मार्केट क्या, पूरा एक स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर बायर्स हो, जिसके अंदर सेलर्स हो। बायर्स कौन? कंज्यूमर। सेलर्स कौन? प्रोड्यूसर्स। बायर की साइड से क्या क्रिएट होगी? डिमांड। कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की साइड से क्या क्रिएट होगी? सप्लाई। ठीक है, तो जहां पर प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर्स हो, सप्लायर्स हो, सेलर्स हो, बायर्स हो, प्रोडक्ट हो, और उस प्रोडक्ट की एक प्रिवेल्ड प्राइस मार्केट के अंदर चलती हो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिमांड के चैप्टर में, थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई, या मैं कहूं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में, कि डिमांड की जो रिलेशनशिप होती है वो इस प्राइस से होती है। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगी, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये बेसिक टीचिंग होती है किसी भी इकोनॉमिक स्टडी की। क्या कि ये डिमांड और सप्लाई अगर किसी चीज से अफेक्टेड होती है तो वो होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस स्पेसिफिक मार्केट में उस स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइसेस क्या प्रिवेल्ड है, उसकी बेसिस पर हम मार्केट डिमांड या सप्लाई का डिटर्मिनेशन करते हैं। और हमें पता है डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और डिमांड का सप्लाई का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मींस व्हाट, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है डिमांड के साथ। ऑन द अदर हैंड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो ये अब दोनों रिलेशनशिप नहीं चलती है। अच्छा, जब हमने डिमांड पढ़ा था तो ये अजम्पशन किया था कि सप्लाई कांस्टेंट है। जब सप्लाई पढ़ा तो ये अजम्पशन किया डिमांड कांस्टेंट है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो दोनों फैक्टर्स एक साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों फैक्टर्स एक साथ चलते हैं, मींस इसका मीनिंग ये होगा कि मार्केट में आपको डिमांड और सप्लाई दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, और दोनों को जब कंसीडर करना पड़ेगा तो दोनों के मैकेनिज्म एक साथ चलेंगे। डिमांड का मैकेनिज्म क्या होगा कि मार्केट में प्राइस बढ़ी तो मार्केट की डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई का मैकेनिज्म क्या होगा? मार्केट में प्राइस बढ़ी तो सप्लाई, जिसे मैं कहूं कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो गई, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई बढ़ाने की सोचेगा। अब इस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम कब आएगा? प्राइस अगर कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। तो हमें एक्चुअली मार्केट इक्विलिब्रियम में वो पॉइंट बताना है, वो एक ऑप्टिमम प्राइस बताना है जिस पर आकर कंज्यूमर भी खुश और प्रोड्यूसर भी खुश। ये कहलाता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। एक ऐसी प्राइस जिस पर आकर कंज्यूमर भी खुश हो जाए और प्रोड्यूसर भी खुश हो जाए। कंज्यूमर भी खुश हो जाए मींस वो डिमांड क्रिएट करे, ही इज रेडी टू बाय। रेडी टू बाय मींस क्या कर रहा है? वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। और प्रोड्यूसर खुश हो गया मींस ही इज विलिंग और रेडी टू सेल। उसकी विलिंगनेस है सेल करने की, एक ऐसी प्राइस पर। ठीक है, अदरवाइज प्राइस जहां डिस्टर्ब होगी तो एक फैक्टर बढ़ जाएगा, एक फैक्टर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सप्लाई बढ़ाने का फायदा क्या जब मार्केट के अंदर डिमांड, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ी हुई डिमांड को कैसे आप उसकी सप्लाई को पूरा करेंगे?
क्योंकि प्राइस कम है, सप्लायर गुड्स को बेचने में विलिंग नहीं है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो गुड्स को परचेस करने में विलिंग है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट तो होना चाहिए ना जहां पर आकर जो दोनों पार्टीज है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दोनों का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाए, और वो पॉइंट आपकी मार्केट में उस स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस बताई कि इस प्राइस पर आकर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को अपना डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मिल गया है। और जब दोनों को डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मिल गया, मींस दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसके आगे अगर आप गए तो फिर गड़बड़ स्टार्ट होगी, इसके पीछे अगर आप आए तो गड़बड़ स्टार्ट होगी। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है पॉइंट ऑफ नो चेंज और स्टेट ऑफ रेस्ट। मींस मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि मार्केट में प्राइस क्या हो, और प्राइस से ही डिमांड और सप्लाई एक्चुअली अल्टीमेटली डिटरमाइन होती है। तो आई होप आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल एक हम डिमांड और सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं और उससे डिमांड और सप्लाई कर्व बनाएंगे, जिससे हमें ये कंसेप्ट समझ में आए कि कहां जाकर के मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा और प्राइस के चेंज होने से अल्टीमेटली क्या इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाले हैं। अच्छा, आपने डिमांड वाला चैप्टर मैंने समझाया है, और आप चाहें तो नीचे से उसको प्लेलिस्ट के लिंक से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक डिमांड शेड्यूल और एक सप्लाई शेड्यूल होता है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, या मैं कहूं कि क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, तो अब आपके सामने एक मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर उससे हम क्या करेंगे, उसके कर्व को समझेंगे और मार्केट इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को भी समझेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यह मार्केट डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल बनाया। इस शेड्यूल में सबसे फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिप्रेजेंटेड बाय PX। X इज द कमोडिटी, P रिप्रेजेंट्स द प्राइसेस। ठीक है, प्राइसेस 5, 4, 3, 2 एंड 1 है, मींस मैक्सिमम प्राइस इज ₹5 एंड मिनिमम प्राइस इज ₹1। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम है DX। DX रिप्रेजेंट्स डिमांड ऑफ द कमोडिटी X। आप देख सकते हैं यहां पर प्राइस जब ₹5 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड ₹20 थी। प्राइस जैसे जैसे कम होती गई क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जा रही है, और जब प्राइस लीस्ट थी उस टाइम क्वांटिटी डिमांडेड सबसे हाईएस्ट होती है। और वैसे भी हमको पता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। फाइन, चलिए थर्ड कॉलम में हमारा सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है, और सप्लाई ₹5 पर 100 था, 4 पर 80। जैसे जैसे प्राइस कम होती गई सप्लाई अकॉर्डिंगली कमोडिटी की कम होती गई, मींस क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होती है, जो ये प्रूव करता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। फाइन, अब हम इस शेड्यूल के थ्रू डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नाउ कम टू द प्राइस 5। सबसे पहले ₹5 प्राइस पर बात करें, क्योंकि ये इस पूरे शेड्यूल की सबसे हाईएस्ट प्राइस है, और हाईएस्ट प्राइस के ऊपर नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो क्वांटिटी डिमांडेड सबसे लीस्ट है और क्वांटिटी सप्लाइड सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी को सेल करने के लिए, ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करने के लिए विलिंग होगा। सो क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 20 यूनिट। ठीक है, अब जब यहां पर देखिए नेचुरली यहां पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई होगी। और एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो, दैट क्रिएट्स व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। डिसइक्विलिब्रियम बाय व्हाट, 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स की सप्लाई ज्यादा है, मींस इस कैसे निकाला, 80 100 - 20, मींस एट द प्राइस ऑफ 5 हमारी जो डिमांड है वो 20 यूनिट्स की थी और सप्लाई 100 यूनिट्स की थी, तो इकोनॉमी में 80 यूनिट्स का अनवांटेड स्टॉक, मींस अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास बच गया था। फाइन, अब सेकंड प्राइस पर आते हैं ₹4 पर। ₹4 पर क्वांटिटी डिमांडेड इज 40 यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड इज 80। प्राइस कम हुई तो नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन साथ में क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। लेकिन कम होने के बावजूद स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये केस भी कौन सा होगा, हमारा एक्सेस सप्लाई का। और यहां भी हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 40 यूनिट्स। कैसे निकाला, 80 - 40 का। चलिए ये केस हो गए हमारे दो, जिसमें प्राइसेस सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर थी। अब मैं प्राइसेस सबसे लीस्ट पॉइंट पे लेकर आता हूं। जब प्राइस मेरी ₹1 थी, जब सबसे लीस्ट थी, तो नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो सबसे हाईएस्ट थी, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स को बेचने में कम विलिंग थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थी और क्वांटिटी सप्लाइड कम थी। तो ऐसी कंडीशन बेसिकली हमारी कहलाएगी एक्सेस डिमांड की। इस केस में क्या होगा, हमारा एक्सेस डिमांड होगा,
और एक्सेस डिमांड हो या एक्सेस सप्लाई हो, दैट क्रिएट्स व्हाट डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। कितने से है यहाँ पर 80 यूनिट से हमारे जो मार्केट, इकोनॉमी तो नहीं बोलता, मार्केट के अंदर जो हमारा 80 यूनिट से डिसइक्विलिब्रियम में, मींस 80 यूनिट से डिमांड जो है मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से अल्टीमेटली ज्यादा है। चलें एक प्राइस हमारी और बढ़ी, जैसे 1 से 2 प्राइस पर जब हम गए तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 80 होगी। प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, बट क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। लेकिन अब भी क्वांटिटी डिमांडेड इज स्टिल ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी, एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, और आपके मार्केट में अगेन देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 40 यूनिट्स। अब जो मैंने ऊपर रेड मार्कर से लिखा है वो एक्सेस सप्लाई का केस है, और जो ब्लू मार्कर से लिखा है वो एक्सेस डिमांड का है। अब ये बीच में जो 3 रुपीस की प्राइस है, ये दिस वन, ठीक है, ये एक ऐसी प्राइस है जिस पर डिमांड और सप्लाई दोनों अपने आप में सेम है, और ये पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके ऊपर ना तो डिमांड ज्यादा ना सप्लाई ज्यादा, ना डिमांड कम ना सप्लाई कम, दोनों अपने आप में सेम होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि डिमांड और सप्लाई दो मार्केट फोर्सेस हैं जो प्राइस का डिटर्मिनेशन अल्टीमेटली करते हैं। जब हमारी प्राइस हाई थी तो उस कंडीशन में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम थी और क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा थी। अनवांटेड या अनसोल्ड स्टॉक कंपनीज के पास बच गया था, और इस वजह से प्रोड्यूसर्स मजबूर हुए प्राइसेस को कम करने के लिए, क्योंकि जब तक वो प्राइस कम नहीं करेंगे तब तक उनके पास जो रिमेनिंग अनसोल्ड स्टॉक है वो क्लियर नहीं होगा। तो वो प्राइस को कम करते हैं 5 से 4, 4 से 3 की तरफ लाते हैं। मींस प्राइस एक मतलब डिमांड एक क्या करता है, जब एक्सेस सप्लाई होती है तो डिमांड क्या करता है, प्राइसेस को नीचे की तरफ खींचता है। एक्सेस सप्लाई हो गई मींस क्या हुआ, प्राइसेस ज्यादा है तभी डिमांड नहीं है मार्केट में, तो क्या होता है, डिमांड पहला फोर्स है जो हाई प्राइस को नीचे की तरफ खींचता है और टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट लेकर आएगा। इधर अगर हम नीचे आए तो इस कंडीशन के अंदर सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है। अब जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो नेचुरली जनरल प्राइस लेवल जो होता है मार्केट में वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड करने वाले 100 लोग हैं, 100 यूनिट की डिमांड है, 20 यूनिट्स की सप्लाई है, तो 80 यूनिट की जो है वो एक्सेस डिमांड है। अब इस एक्सेस डिमांड को कैसे पूरा किया जाएगा, इतनी तेजी से तो क्या होता है, अपनी प्रोडक्शन हम बढ़ा नहीं सकते, तो उस टाइम क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो सप्लाई क्या करेगी, नीचे गई हुई प्राइसेस को खींचकर वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगी। तो मार्केट कैसे भी डिसइक्विलिब्रियम में चला जाए, डिमांड और सप्लाई दो फोर्सेस हैं, वो खींचकर उसको इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ लेकर आते हैं। मींस वो 3 रुपीस प्राइस के आसपास ला करके मार्केट का इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड उसको नीचे खींच कर ले आएगा, प्राइसेस कम होगी तो सप्लाई ऊपर खींच कर वापस ले आएगा। मींस घूम फिर करके आपका मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस ₹3 के आसपास ही चलेगा। अब इस शेड्यूल का मैं अगर यहां पर ग्राफ बनाता हूं तो पहले तो मैं डिमांड कर्व बनाता हूं। देखिए मेरा डिमांड कर्व जो होगा वो इस तरह से क्रिएट होगा। दिस इज माय एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस इधर आएगा पीएक्स कितना है 1 2 3 4 एंड 5, और ये 20 40 60 80 एंड व्हाट 100। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी है। अब देखें 5 रुपीस पर क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 यूनिट्स। ठीक है, जो हायर प्राइस के ऊपर लेसर क्वांटिटी डिमांडेड थी, फिर 4 पर कितनी हो गई 40, 3 पर हो गई 60, 2 पर हो गई 80 और 1 पर हो जाएगी 100। तो ये मैंने हमारा डिमांड कर्व बनाया। और देखिए डिमांड कर्व जैसा हम पढ़ते आए हैं, डिमांड कर्व इज व्हाट, इनवर्सली स्लोप्ड या नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। हायर प्राइस पर कम क्वांटिटी डिमांडेड और लोअर प्राइस पर हायर क्वांटिटी डिमांडेड। फाइन, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, इनवर्सली स्लोप्ड है। ऑलरेडी आप डिमांड चैप्टर के अंदर ये कांसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलें अब सेकंड केस हमारा सप्लाई कर्व बनाता हूं, मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ एक्स, यहां पर हो जाएगा 20 40 60 80 एंड व्हाट 100। इधर 1 2 3 4 एंड व्हाट 5 रुपीस पर 100 यूनिट्स की सप्लाई थी, 4 रुपीस पर 80 यूनिट्स की हो गई, 3 रुपीस पर 60 की, फिर 20 की, और फिर व्हाट 40 की, और फिर 20 की। और ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई ऑफ एक्स। और सप्लाई कर्व इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और डायरेक्टली और पॉजिटिवली स्लोप्ड। कम प्राइस के ऊपर कम सप्लाई और ज्यादा प्राइस के ऊपर ज्यादा सप्लाई। तो ये हमारा
जैसे डिमांड कर्व कॉलम, डिमांड का कॉलम अलग है, ऐसे डिमांड कर्व हमने एक सेपरेटली बनाया, सप्लाई का कॉलम सेपरेट है तो हमने यहाँ सप्लाई कर्व भी सेपरेटली बनाया। अब हमें इक्विलिब्रियम देखना है, तो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें दोनों ग्राफ्स को या दोनों कर्व्स को एक उसके ऊपर मर्ज करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा ग्राफ बनाता हूँ जिसपे दोनों कर्व हम कंसिडर करेंगे। देखिए ये मेरा y एक्सिस है, दिस इज अवर x एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस इधर आएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई ऑफ x एंड डिमांड ऑफ x। ये कितनी है 20, 40, 60, 80 एंड व्हाट 100, और इधर प्राइसेस 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट 5। चलें अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व जो है मैं ब्लू से ले रहा हूँ, 5 पे 20 रुपीज, उसके बाद 4 पर जो होगा ये 40, 3 पर 60, 4 2 पर ये 3 पर 60, 2 पर 80 और 1 पर 100। अब ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, मेरे पास स्केल नहीं है तो ये मेरा डिमांड कर्व है। ठीक है जी, ये dx हो गया। ऐसे ही अगर मैं सप्लाई कर्व बनाऊं तो सप्लाई कर्व मेरा बनता है 1 पर 20, 2 पर 40, 3 पर 60 और फिर 4 पर ये 80 और 5 पर जाकर ये 100, एंड दिस इज माय व्हाट सप्लाई कर्व। ये मेरा अल्टीमेटली सप्लाई कर्व है। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स। ठीक, अब इसको वन बाय वन हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें अबाउट द पॉइंट वो ₹1। अब ये ₹1 की प्राइस पर ये हमारा कौन सा सप्लाई कर्व है? रेड वन इज द सप्लाई कर्व एंड ब्लू वन इज द डिमांड कर्व। सप्लाई देखिए 20 यूनिट्स की है और डिमांड जो है वो 100 यूनिट्स की। वैसे भी प्राइस कम है तो नेचुरली डिमांड बढ़ी हुई मिलेगी और सप्लाई कम मिलेगी। सप्लायर कम विलिंग होगा उसको सप्लाई करने के लिए। बस ये जो दोनों का डिफरेंस है, डिमांड कितना है 100, सप्लाई कितना है 20, ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी बाय कितनी यूनिट्स? 80 यूनिट्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड बोला जाएगा। एक्सेस डिमांड क्यों? बिकॉज डिमांड ज्यादा है। फिर ग्राफ का रूल है कि जो राइटवर्ड जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, तो डिमांड इज ग्रेटर देन व्हाट सप्लाई, तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी एक्सेस डिमांड। ₹2 पर आए तो यहाँ पर हमारी सप्लाई जो है 40 यूनिट्स की है और डिमांड 80 यूनिट्स की है, तो फिर यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? अगेन डिसइक्विलिब्रियम इज क्रिएटिंग बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 40 यूनिट्स, और ये कंडीशन भी क्या कहलाएगी? हमारी एक्सेस डिमांड कहलाएगी। अब हम आते हैं ऊपर ₹5 प्राइस पर। ₹5 प्राइस पर जो हमारी डिमांड है, ये डिमांड जो है ये कितनी 20 यूनिट्स की है और सप्लाई यहाँ पर 100 यूनिट्स की है, और जब दोनों के बीच में गैप आएगी तो ये कंडीशन में फिर क्या क्रिएट करेगी? डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 80 यूनिट्स से क्रिएट होगी, और ये कंडीशन कहलाती है हमारी व्हाट? एक्सेस सप्लाई। एक एक्सेस सप्लाई कहलाएगी। फाइन, ₹4 पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमारी डिमांड होगी 40 यूनिट्स की और सप्लाई हो जाएगी 80 यूनिट्स की, और दोनों के बीच में जो गैप होगी दैट वुड बी ऑफ 40 यूनिट्स। तो फिर क्या क्रिएट होगा? डिसइक्विलिब्रियम बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 40 यूनिट्स क्रिएट होगा, लेकिन ये कंडीशन भी कौन सी होगी? एक्सेस सप्लाई की। ठीक है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा, नीचे केस में नीचे का जो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, नीचे का जो कर्व है, इसके अंदर हमारा डिमांड ज्यादा है और ऊपर वाले के अंदर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कंपैरेटिवली कम है। और अब जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कहां पर आ रहा है? इधर 3 और इधर 60। इसका मीनिंग होगा 60 यूनिट्स आर द इक्विलिब्रियम यूनिट्स और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, आपके मार्केट में 60 यूनिट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जो कितनी प्राइस पर होगा? ₹3 पर। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर आपने प्रोडक्ट को, अब देखिए इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें कि अगर आपने प्रोडक्ट को ₹3 की प्राइस पर बेचा तो मार्केट में एक टाइप का इक्विलिब्रियम क्रिएटेड रहेगा, जितनी यूनिट की डिमांड होगी उतनी ही यूनिट की सप्लाई होगी, और उसमें कोई भी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई अनवांटेड स्टॉक नहीं होगा और डिमांड भी किसी बंदे की खाली नहीं जाएगी। फाइन, लेकिन जैसे ही आपने इसकी प्राइस को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ये देखिए डिमांड की शिफ्टिंग होगी, हमने पढ़ा ना एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो डिमांड क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और सप्लाई जो होगी एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हायर प्राइस के ऊपर सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हायर प्राइस के ऊपर कंज्यूमर को कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो कम यूनिट की अल्टीमेटली डिमांड करता है। तो जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाई तो फिर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होने लग जाएगा, सप्लाई हायर साइड पे जाने लगेगी और डिमांड जो होगी वो लोअर साइड पर जाने लगेगी। इन द सेम वे ₹3
से अगर प्राइस कम की, अगर हम ये इस रीजन की बात करें, 3 रुपीज से अगर हमने प्राइस कम की, तो इस कंडीशन में हमारी डिमांड तो इंक्रीज होने लग जाएगी। ये देखिए, डिमांड हमारी इंक्रीज होने लग जाएगी, लेकिन हमारी सप्लाई डिक्रीज होने लग जाएगी। और क्यों? क्योंकि प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर कम यूनिट्स को सप्लाई करने में विलिंग होंगे, जो फिर अपने आप में क्या करेगा, मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, सॉरी। ठीक है, तो हमारी 3 रुपी एक ऐसी प्राइस है जो मार्केट में क्या करती है, एक इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस प्राइस पर अगर आपने प्रोडक्ट बेचा तो मार्केट की टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट्स की अल्टीमेटली डिमांड होगी। और ये 60 यूनिट्स ना तो एक्सेस डिमांड होगी, ना ही एक्सेस सप्लाई होगी। अल्टीमेटली मार्केट में जितने लोगों की डिमांड है उतनी डिमांड ही हमारी क्रिएट होगी। फाइन, तो ये हमने समझा इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बाय डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल के थ्रू लिया हमने। ये ऊपर की 5 और 4 डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं, 2 एंड 1 आर आल्सो डिसइक्विलिब्रियम प्राइसेस। ये एक्सेस सप्लाई है, ये एक्सेस डिमांड का केस है। ठीक है, और 3 रुपया वो प्राइस है जो बेसिकली हमारे मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बताता हूं आगे का कंसेप्ट। इस पूरे चैप्टर में हमें यह देखना है कि अगर आपकी सप्लाई या डिमांड के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, जैसे हम क्या देखेंगे इसमें कि डिमांड अगर कांस्टेंट और सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कांस्टेंट है सप्लाई कम होगी, तो प्राइस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, प्राइस कुछ चेंज होगी। मान लें कि हम डिमांड को कांस्टेंट कर दें, सप्लाई को बढ़ा दें, तो क्या प्राइस में कोई चेंज आएगा, मींस इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में चेंज होगी। या सप्लाई को कांस्टेंट कर दें, डिमांड को बढ़ा दें या कम कर दें, तो क्या प्राइस के अंदर कोई चेंज होगा, जनरल मार्केट प्राइस लेवल के अंदर कोई चेंज आएगा। या अगर एक परफेक्टली इलास्टिक हो और दूसरा चेंज हो रहा है, या एक परफेक्टली इनइलास्टिक हो दूसरा चेंज होता है, तो आपके मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। फाइन, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है और मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरह से डिटरमिन होता है। और तो हमने ये समझा कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्राइस है जिस पर आकर आपकी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो होती है वो कोइंसाइड हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर और उसके नीचे उसके अलावा जो प्राइसेस होंगी, अगर आपने प्राइसेस बढ़ाई या प्राइसेस कम की तो आपका क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज। 3 रुपीस पर अगर आप काम करते रहे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, डिमांड सप्लाई इक्वल होगा। जहां 3 के नीचे आए तो फिर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ जाएगी, 3 के ऊपर चलेगा तो एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे के जो हम इसके कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई के आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन था। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जब चाहे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।